हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का फुल नोटिस आउट हो चुका है। तो इस नोटिस के अंदर हम जितने भी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो भी मोस्ट चीज़ें हैं ना, उनके बारे में बात करने वाले हैं। बाकी उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आपका जो ये CN नंबर 07/2025 है, जो कि आपका जो है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी को लेकर है। ठीक है ना। जो टोटल वैकेंसी है आपकी वो लगभग 3058 के समथिंग है। देखिए दोस्तों, जो आपका इंडिकेटिव नोटिस है ना, वो 4 तारीख को ही इशू कर दिया गया था, जिसको शॉर्ट नोटिस भी बोला जाता है। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है ना, और शॉर्ट भी डाला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो ओपनिंग डेट है दोस्तों, वो 28 अक्टूबर है और जो लास्ट डेट है वो आपकी 27 नवंबर है। उसके अलावा आपके पास 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम रहता है बाद में पेमेंट करने के लिए। मान लो लास्ट टाइम में जो कोई फॉर्म भर रहा होता है और रश के कारण पेमेंट नहीं हो पाता है, तो 2 दिन आपके पास रहते हैं, आप उन 2 दिनों में पेमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका मॉडिफिकेशन विंडो ओपन होगा, जो कि आपका 30 अक्टूबर से लेके और 30 नवंबर से लेके और आपका 9 दिसंबर तक चलेगा। तो इस बीच अगर आप मान लो आपसे कोई गलती होती है तो आप वो करेक्शन कर सकते हैं। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका फॉर्म गलत ना हो और बाद में आपका जो करेक्शन विंडो का वेट ना करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म फिलअप का जो है वो प्रोसेस मैंने बताया है, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना है बिना कोई गलती के। तो उसमें आपका जो फ़ोटो अपलोड का और साइन अपलोड का वो मैंने सारी चीज़ें बताई है। फिर भी अगर मान लो उसके अलावा आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है ना? तो गलती से भी गलती मत करना और फॉर्म को अच्छे से भरना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं और आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी आपकी 3058 है, जिसमें आपकी 4 पोस्टें यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहली पोस्ट है आपकी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, जो कि लेवल 3 की पोस्ट है। उसके अलावा अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की है, जो लेवल 2 की पोस्ट है। फिर जो है नेक्स्ट पोस्ट वो है आपकी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, जो कि लेवल 2 की पोस्ट है। और ट्रेन क्लर्क की, यानी कि जिसको TNC भी बोलते हैं, वो है लेवल 2 की पोस्ट की। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो इनिशियल पे दे रखा है वो यहाँ पे दे रखा है। जैसे आपकी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो वैकेंसी है उसका जो इनिशियल पे रहेगा आपका वो 21,700 रहेगा। बाकी तीनों का जो रहेगा वो 19,900 रहेगा, क्योंकि लेवल 2 की पोस्ट है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो आपका CCTC है, उसके अंदर B2 आपका मेडिकल चलेगा। बाकी जो आपकी अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट और जूनियर कलर कम टाइपिस्ट है उनमें C2 आपका जो मेडिकल रहेगा और TNC के अंदर आपका A3 मेडिकल चलेगा। एज की बात करते हैं तो एज आप में सभी में जो है 18 से 30 रहेगी और जो आपका जो भी आप कैटेगरी वाइज जो है वो एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है ना। तो वो स्पेशल केसेस जो उनमें एज रिलैक्सेशन रहता है वो नॉर्मली। बाकी यहाँ पे अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो आपका CCTC की टोटल जो ओवरऑल इंडिया के अंदर 2424 आपकी वैकेंसीज है और अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट की 394 है और जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की आपकी 163 पोस्ट है। वो वहीं पे ना आपकी जो TNC की है वो 77 पोस्ट है। ऐसे करके आपकी टोटल जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर 3058 पोस्ट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये अंडर ग्रेजुएट का मतलब 12th लेवल की ये वैकेंसी है। तो इसमें मान लो कि कोई स्टूडेंट है जिसकी अभी 12th कंप्लीट नहीं हुई है और उसका रिजल्ट नहीं आया, मान लो जिसे एग्जाम वगैरह दे दिया लेकिन रिजल्ट नहीं आया, तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि वो फिलअप नहीं कर सकता। अगर आप जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है उसके बाद में आप क्या करेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी हुई है जिसके अंदर बोला गया है कि जो आपको प्रोविजनल बेस पे आपको आना लिया जाएगा अभी, क्योंकि 2 साल का जो टेन्योर रहता है वो 2 साल तक प्रोविजनल बेस पे रहता है। और उसके अलावा बोला गया है कि जो भी यहाँ पे मतलब आपको जो सिलेक्ट किया जाएगा ना, वो ऑनलाइन आपने जो फॉर्म में डिटेल भरी है ना आपकी, उसी के बेस पे आपको लिया जाएगा। जो उसके अलावा फिर आपको जो आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा तो वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। जैसे कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा ये, है ना, ठीक है ना, और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, कैटेगरी वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे जब DV होगा आपका उस टाइम पे ये आपको देनी होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस, जो आपका शॉर्ट लिस्टिंग है ना कैंडिडेट की, तो कैसे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो मैंने हर वीडियो में बनाता हूँ, उसमें सब में ये बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो DV और मेडिकल के लिए जो आपको लिया जाएगा ना, वो 1/1 के रेशियो में लिया जाएगा। मतलब एक अनुपात, जितनी वैकेंसी ना उतना ही आपको कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा आपके DV और मेडिकल के लिए। और ये सिलेक्ट किया जाएगा जो आपका CBT होगा ना, मल्टीपल CBT, उनके जो है नॉर्मलाइजेशन बेस पे, ठीक है ना, कैसे नॉर्मलाइजेशन करते हैं उनको। नॉर्मलाइजेशन करने के बाद में उसके हिसाब से फिर आपका जो है 1/1 DV और मेडिकल के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग आपको पता ही है 1/3 रहता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पोस्टिंग से रिलेटेड पॉइंट दिया हुआ है
जो कि मैंने शायद अब तक किसी भी वीडियो में इसको कवर नहीं किया, मेरे को अभी दिखा ये, तो मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरे को लगा कि आपको बताना चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं रेलवे के अंदर जो है मिनिमम पहले है ना 3 साल का सर्विस को होना चाहिए था, उसके बाद में आप ट्रांसफ़र ले सकते थे। फिर रेलवे ने इसको बढ़ा के 5 साल कर दिया है और रेलवे ने अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया है, 5 से 10 साल कर दिया है, यानी कि मिनिमम आपको 10 साल। तो आपने सुना ही होगा बीच में ये नोटिस वगैरह आया था कि 10 साल हो गया, 10 साल हो गया। तो ये जो ऑलरेडी कैंडिडेट लग चुके हैं ना, उनके ऊपर तो ये लागू नहीं होने वाला, लेकिन जो अब न्यू वैकेंसीज़ आ रही है, उन सभी पे ये लागू होने वाला है। तो आप है ना केयरफुली से आपका जो भी ज़ोन भर हो ना, तो मैं तो यही बोलूँगा, मैं पहले भी बोलता था और अब भी बोल रहा हूँ कि आप जो भी ज़ोन भर हो ना, सोच समझ के भरना और कोशिश करना कि अपने अपने स्टेट से ज़्यादा दूर ना जाएँ। क्योंकि दोस्तों एक बार जॉब लगने के बाद में है ना प्रॉपर जो आप अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हो ना, वैसी प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे और आपका तो है ना दूसरा जॉब लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे लेने वाले तो लेते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, तो कोशिश करिएगा आप कि एक बार जॉब लगे ना, तो वो आप कम से कम आपके जो स्टेट के पास में या फिर खुद के स्टेट में ही लगे। ये मेरी सलाह है। बाकी इस पॉइंट को देख लेते हैं अपन। देखिए दोस्तों, इस पैराग्राफ में जो मोटा-मोटा दिया गया है ना, मैं आपको ऐसे ही बोल के बता देता हूँ। इसमें बोला गया है कि जो आपका एम्प्लॉयी है ना, जो आपकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट जहाँ पे होता है, तो बोला गया है कि आपको वहीं पे है ना ड्यूटी करते रहना है। यहाँ पे बोला गया है कि आपको मतलब ट्रांसफ़र लेने का मतलब कोई भी राइट नहीं है, अधिकार नहीं है, वो क्लेम नहीं कर सकता उस चीज़ को। लेकिन फिर भी जैसे रेलवे चाहेगा ना, तो वो मतलब उसकी आवश्यकता के अनुसार वो ट्रांसफ़र वगैरह कर सकता है। लेकिन फिर यहाँ पे नीचे बोला गया है कि कम से कम जो न्यू अपॉइंटमेंट वाले हैं ना, न्यूली अपॉइंटमेंट यहाँ पे देख सकते हैं आप, वो कैंडिडेट कंप्लीट एट लीस्ट 5 टू 10 ईयर, यानी आपको कम से कम 5 से 10 साल आपको जो है वो इस जहाँ पे भी आप ड्यूटी लगोगे वहाँ पे आपको सर्विस देनी होगी, उसके बाद में आप एलिजिबल होगे जो आप ट्रांसफ़र के लिए। तो एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान से ना आप जो भी ज़ोन सेलेक्ट करें वो थोड़ा ध्यान से सेलेक्ट करना है, ठीक है ना? बाकी आपके ऊपर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बार मेडिकल की बात कर लेते हैं, जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो क्या है? तो देखो आपका A3, B2 और C2 जो मेडिकल के अंदर क्या-क्या आता है वो मैंने आपको बताया। जो आपको मैंने बताया C2 जो है वो आपकी लास्ट बीच की 2 जो वैकेंसी थी उनके लिए है और जो TNC है उसके लिए आपका A3 है, ठीक है ना? जो ट्रेन क्लर्क है उसके लिए A3 है और जो आपका फर्स्ट है जो CCTC उसके लिए B2 आपका मेडिकल है। तो देखो यहाँ पे जनरल फिटनेस का मतलब क्या होता है? जनरल फिटनेस का मतलब होता है कि नॉर्मली आप हो ना फिटनेस आप जो नॉर्मली फिट होने चाहिए। नॉर्मली फिट मतलब जैसे कि आपको कोई बीमारी वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? आपके हाथ-पाँव जो भी नॉर्मल है ना, वो एकदम नॉर्मल रहने चाहिए। जैसे रहता नहीं है कि किसी का मतलब जैसे नॉर्मली हाथ टूटा हो तो जैसे वो वर्क नहीं कर रहा होता है, उस प्रकार से जो फिज़िकली फिट का मतलब यही है। ऑल रिस्पेक्ट का मतलब यही है कि आपको नॉर्मली फिट रहना है। बाकी उसके अलावा तो यहाँ पे जो आपका आँख का जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है, आई विज़न वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि आप देखोगे A3 के अंदर आपका डिस्टेंस विज़न है वो 6/9 है विथ और विदाउट ग्लासेस। विथ और विदाउट ग्लासेस का मतलब क्या हुआ कि ग्लास के साथ भी और बिना ग्लास के साथ भी। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि जो पावर लेंस है ना, मान लो जो जिनके पास मतलब चश्मा लगा रखा है, उनका जो पावर लेंस है ना, उनकी जो डायोप्टर है ना, वो 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और नियर विज़न यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका नियर विज़न है ना 6.6 होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लासेस। और उसके अलावा उनको जो ये कलर विज़न्स है ना, कलर विज़न टेस्ट जैसे इसमें हो गया कलर विज़न, बाइनोकुलर विज़न, नाइट विज़न और मायोपिक विज़न, ये टेस्ट भी उसको पास करना ज़रूरी है। उसके अलावा B2 मेडिकल में क्या दिया हुआ है, तो जैसे आपको यहाँ पे डिस्टेंस विज़न है और नियर विज़न है, तो डिस्टेंस विज़न में वही है 6/9 और 6/12 है। विथ और विदाउट ग्लास दे रखा है। यहाँ पे पावर लेंस जो दी गई है वो दी गई है 4 डायोप्टर, यानी कि 4 डायोप्टर से अभी जो है पावर लेंस वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नियर विज़न में आपका जो है 0.6 है विथ और विदाउट ग्लास। उसके अलावा आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपको ये टेस्ट है वो ये बाइनोकुलर टेस्ट है, ये वाला आपको पास करना ज़रूरी है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे डिस्टेंस विज़न है जिसमें 6/12 और नील है, विथ और विदाउट ग्लास है। नियर विज़न में आपका 0.6 है कंबाइंड, यानी कि दोनों का विथ और विदाउट ग्लास, ठीक है ना दोस्तों? तो ये थे आपके मतलब मेडिकल मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में, ठीक है ना? तो अच्छे से देख लेना है। जो भी दोस्त इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अपना एक बार जो आई फिटनेस है वो एक बार देख लेना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपकी एज लिमिट दी गई है जिसके अंदर जो आपकी बेस्ट डेट मानी गई है ना, वो मानी गई है 1/1/2026। जो आधार डेट जिसको बोला जाता है वो 1/1/2026 है। इसका मतलब है कि 1/1/2026 तक आपकी जो एज है वो 18 साल से ऊपर हो जानी चाहिए और 30 साल से कम रहनी चाहिए, तब जाके आप इस फॉर्म को फिल अप करने के लिए एलिजिबल है। समझ रहे हैं ना? मतलब 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी कुछ स्पेशल केस है जैसे जो एसटी, एससी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, इनमें आपका जो है वो एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, वो अलग-अलग कैटेगरी में अलग-अलग हिसाब से है, ठीक है ना? देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक और पॉइंट दिया हुआ है, जो कि मैं हर वीडियो में इसको भी डिस्कस करता हूँ, ताकि आप लोगों को इस पॉइंट के बारे में आपको पता रहना चाहिए। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ईबीसी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। पहले बात ये तीनों अलग है और तीनों अलग है ना, उसमें उसके अलावा भी इनमें क्या डिफरेंस है मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो ईबीसी जो आपकी होती है वो होती है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, और जो आपकी ईडब्ल्यूएस होती है वो होती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और जो आपकी ओबीसी होती है वो होती है अदर बैकवर्ड क्लास। अब ओबीसी के अंदर क्या होता है, 2 सेक्शन है आपका। ओबीसी के अंदर आता है, एक तो आता है
आपका CL जिसको क्रेमिलियर बोलते हैं, एक आता है NCL जिसको नॉन क्रेमिलियर बोलते हैं। CL के अंदर यानी क्रीमी लेयर के अंदर वो लोग आते हैं जिनकी एनुअल इनकम यानी कि फैमिली की एनुअल इनकम जो है वो 8 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना, 8 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, वो किस में आ जाएंगे, क्रीमी लेयर के अंदर आ जाएंगे। और जिन दोस्तों की जो फैमिली की जो इनकम है, एनुअल इनकम वो 8 लाख से कम है, वो आपका नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे यानी कि NCL के अंदर आएंगे। तो यहाँ से एक पॉइंट क्लियर होता है कि जो दोस्त लोग जो मान लो जॉब में लग गए हैं और वो दोबारा तैयारी कर रहे हैं, तो देख लेना एक बार आपकी जो आपकी फैमिली की आय है अगर 8 लाख से ऊपर है ना, तो आपको जो है मतलब जनरल में काउंट किया जाएगा। आप जो है OBC NCL से फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं आपका EWS भी सेम ही है, जो आपका उन लोगों के लिए आपका EWS है जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। लेकिन उनमें भी क्या है ना, यहाँ पे भी उनके लिए एक मतलब जो है क्राइटेरिया है कि जैसे OBC के लिए था ना 8 लाख का, सेम ऐसा ही क्राइटेरिया इनके पास भी है कि इनके पास है ना 8 लाख से मतलब जो फैमिली की आय जो है वो 8 लाख से कम हो, तो वो लोग जो है वो EWS के अंदर आएंगे। फिर EBC की बात करते हैं, तो EBC आपका जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है। तो इसके अंदर कौन लोग आते हैं, तो इसके अंदर वो लोग आते हैं जिनकी फैमिली की इनकम जो है ना वो 50,000 से कम हो, यानी कि एनुअल इनकम ही कितनी हो, 50,000 से कम हो, तो वो लोग किस में आ जाएंगे, आपके BPL के अंदर आ जाएंगे। ठीक है ना, मतलब सॉरी EBC के अंदर आ जाएंगे, जिसके अंदर आपका BPL भी आता है। और उसके अलावा जैसे एक रेलवे के अंदर है ना एक ईजाद MST होती है, वो हो गए। उसके अलावा और भी जो है ना आपका गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग जो है इसको EBC को दिखाने के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, तो वो सर्टिफिकेट उनके पास होने चाहिए। तो वो कैंडिडेट इसको अप्लाई करेंगे ना, तो उनको इसका फायदा मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट भी दिया हुआ है कि EWS और OBC NCL, देखो NCL का आ गया है ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया जिसकी एनुअल मतलब इनकम जो है फैमिली की वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, वो आएंगे इसमें। तो यहाँ पे बोला है कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर जॉब रिजर्वेशन वेर एवर एप्लीकेबल और एडमिसिबल। कहने का मतलब ये है कि जो आपका मतलब ये EWS और OBC NCL वाला कैंडिडेट है ना, वो अगर मान लो जहाँ पे एप्लीकेबल है रिजर्वेशन के लिए, तो वो एप्लीकेबल है, अदरवाइज वो एप्लीकेबल नहीं है, तो उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। वैसे तो आप लोगों को पता ही है सिलेबस क्या रहता है, आपका 90 मिनट रहता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं टोटल, जिसमें आपका 40 नंबर आपका GK GS रहता है और 30 नंबर आपका मैथमेटिक्स, 30 आपका रीजनिंग रहता है। ऐसे करके टोटल नंबर जो होता है वो 100 नंबर का और 100 क्वेश्चन रहता है, जिसमें 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। सिलेबस के बारे में आप यहाँ पे देखोगे तो देखो मैथमेटिक्स के ये टॉपिक है, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल्स हो गया, फ्रैक्शन हो गया, LCM HCF, ये सारे जो आप पढ़ रहे हैं अभी तक वो ये सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा रीजनिंग के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे एनालॉजी है, कंप्लीशन ऑफ नंबर है, अल्फाबेटिकल सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, सिमिलरिटीज है, डिफरेंशियल है, और उसके अलावा रिलेशनशिप है, डिफरेंसेस है, रिलेशनशिप है, एनालिटिकल रीजनिंग है, सिलोजिज्म है, जबलिंग है, वेन डायग्राम है, पजल है, डाटा सफिशिएंटी है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन है, डिसीजन मेकिंग है, मैप है। ठीक है ना, तो ये सारे जो आप देख सकते हैं, ये सारे आपका जो GK GS में देखोगे तो आप इतने सारे आपका टॉपिक है सारे। बाकी आपको कैसे क्या पढ़ना है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना, जिन जिन दोस्तों के कम नंबर आ रहे हैं उनको नंबर कैसे मतलब अचीव करना है एक्स्ट्रा, थोड़ा क्या होता है, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है ना, पढ़ते तो सभी है लेकिन जो पास करते हैं ना वो पास होते हैं स्मार्ट स्ट्रेटेजी, जिन्होंने स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाई है ना वो हमेशा मतलब किसी ना किसी एग्जाम में सेलेक्ट हुए हैं। देखिए यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपकी जो 4 पोस्टें हैं, अभी इनमें देखो जो 2 पोस्ट है आपकी, एक तो है कॉमर्शियल कम टिकट कलर की जिसको CCTC बोलते हैं, एक आपकी TNC जो ट्रेन कलर का है। इन दोनों में आप है ना क्या बोलते हैं, टाइपिंग स्किल नहीं है, ये डायरेक्ट भर्ती है। ठीक है ना। उसके अलावा आपकी जो 2 पोस्ट है, एक ये है अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, इन दोनों में आपकी जो है वो क्या होगी, टाइपिंग होगी। ठीक है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो दोस्तों, फिर से मैं बोलूँगा, आप है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको जैसे जैसे मतलब हर चीज़ की ज़रूरत होगी ना, मैं वीडियो बना के उसको प्रोवाइड करता रहूँगा। और ये मैं मेरा जो अनुभव है ना, खुद का अनुभव, उसके बेस पे मैं आपको बताऊँगा ताकि आपको भी थोड़ा मोटिवेट मिले। देखिए पहली बार में मेरे 4 एग्ज़ाम भी निकले हैं, पहली बार में मेरा टाइपिंग भी निकला है। ठीक है ना, जबकि मैंने टाइपिंग में तो ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाया था, पढ़ाई में मैंने लगाया खूब सारा, लेकिन टाइपिंग में नहीं लगाया था। लेकिन टाइपिंग का मैंने एक स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाई और वो मेरे पे वर्क कर गई, इसीलिए मैं उसमें मतलब मेरा क्वालिफाई भी हो गया था वो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है आपका लाइव फोटो, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, पहले जो वीडियो थे उनमें बताया है कि जितने भी अब आगामी जो आपकी एग्जाम्स होगी ना, उन सभी में लाइव फोटो कैप्चरिंग होगी। और जो आपके साइन है वो ब्लैक पेन से साइन आपको करनी है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, ब्लैक पेन में यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप फॉर्म फिलअप करोगे उससे पहले आपको ब्लैक पेन से साइन कर लेना है। नहीं तो जो अभी आपका सेक्शन कंट्रोलर में और आपका NTPC में बहुत सारे दोस्तों का गड़बड़ हुआ है ना, वैसे आपका भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें ध्यान रखने की बात है यार, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना होता है। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, फिर भी बहुत सारी गलती हो जाती है, फिर बाद में आप मेरे को कमेंट करते हैं। तो ये जितने भी फोटो और सिग्नेचर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है, ये सारे मैंने कवर कर रखे हैं, अलग से इस पर एक वीडियो भी बना रखा है, तो आपने अगर नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हैं। डायरेक्ट आप फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे ना, वो भी आप देख सकते हैं वीडियो।
तो उसमें भी आपको मैंने बताया है। देखिए दोस्तों, सिग्नेचर में बहुत दोस्तों का ना गलती हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक बार यहाँ पे फिर से दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, अगर ये वाली चीज़ें आपने गलती की है ना सिग्नेचर में, और फोटो में मैंने ऊपर पॉइंट बताए हुए हैं, इनमें ये चीज़ें आपने गलती की है, तो इसका मतलब है आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, अगर ये चीज़ें आपने इंश्योर नहीं की है तो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो डीवी के समय ना कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको डीवी के समय चाहिए होंगे। तो अभी फ़िलहाल आप है ना एग्ज़ाम के लिए फ़ोकस कीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा, जब आपका एग्ज़ाम वगैरह क्लियर हो जाएगा, तो जैसे ही रिज़ल्ट वगैरह आएगा ना, तो उसके साथ-साथ मैं ये चीज़ें सब बना दूँगा। तो आपको क्या-क्या बनाना है, क्या-क्या नहीं बनाना है, तो आप वो आपके पास टाइम रहेगा 1-2 महीने का, तो उस टाइम पे आप ये आराम से बनवा लेंगे। ठीक है ना दोस्तों? देखिए दोस्तों, यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में दे रखा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अंडर ग्रेजुएट का है, तो कम से कम आपके पास 12th होना ही चाहिए एंड 10 प्लस तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर अगर मान लो आपके पास 12th की डिग्री नहीं है ना, उसके अलावा आपके पास और क्या हो सकता है कि आप इस फॉर्म को भर सकें। तो यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है मतलब 10+2 तो होना ही चाहिए। साथ में अगर ये नहीं है तो इसके अलावा आपको इससे संबंधित जो है आपके पास जो है वो डिग्री होनी चाहिए, और वो भी कम से कम उसमें 50% आपके पास मार्क मार्क आने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 50% मार्क बोला गया है ना, वो आपके नॉर्मल पर्सन के लिए बोला गया है। बाकी जैसे आपका एसटी एससी है, और उसके अलावा जैसे डिसेबिलिटी वाले पर्सन है या फिर एक्स सर्विसमैन है, तो उन लोगों के लिए है ना मतलब ये 50% मार्क का ज़रूरत नहीं है, मतलब वो 12th में बस पास होने चाहिए। तो इसी प्रकार से आप देखोगे ना दोस्तों, आपके चारों के चारों पोस्टों में ना वो सेम आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। बस ये 2 पोस्ट आपकी जो है, एक तो है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की, एक जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। इसमें आपका एक्स्ट्रा जो है वो आपके पास ये होगा तो आपके मतलब काम आएगा। जैसे ये टाइपिंग प्रोफिशिएंसी है, क्योंकि ये टाइपिंग से रिलेटेड जो आपकी पोस्ट है, तो इसलिए आपके पास कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा हो जो कि इससे रिलेटेड हो, तो वो चीज़ें इसमें काम आ सकती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपकी है ना अनेक्सर बी में आपका जो है वैकेंसी को लेकर है, जो आपकी आपकी ज़ोन वाइज़ जो है वैकेंसी दी हुई है। तो देखो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लेना। उसमें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपको जो है ज़ोन वाइज़ कितनी वैकेंसी है, और मतलब पूरा क्रम से उसमें आपको मैंने बताया है डिक्रीज़ ऑर्डर में। तो आप वो देख सकते हैं। बाकी आप इसको जिस ज़ोन से आप फ़िल अप करना चाहते हैं, तो आप एक बार अनेक्सर बी को देख सकते हैं। ठीक है ना? आप जिस भी ज़ोन से आप अप्लाई करोगे, तो आप एक बार देख लीजिएगा, और वहाँ से आप अप्लाई कर लीजिएगा। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ एक बार लास्ट टाइम और, कि दोस्तों जहाँ पे भी आप अप्लाई करो ना, तो सोच समझ के अप्लाई करना, क्योंकि आपको देखो 5 से 10 साल यहाँ पे मिनिमम बोला गया है, तो रेलवे आपको छोड़ेगा नहीं। आप जिस भी ज़ोन में जाओगे उसमें आपको, या तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, या तो आपको रिज़ाइन मारोगे, या फिर आप ऊँची पोस्ट में उसकी तैयारी करके आप वहाँ से मतलब छोड़ के आओगे। ठीक है ना दोस्तों? तो ये था फुल डिटेल नोटिस। इसमें मेरे को जो सही लगा ना, मैंने वही बताया, बाकी चीज़ों पे मैंने डिस्कस नहीं किया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट छूट गए हैं, तो आप हमारे को मतलब कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसका पूरा रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। जो भी आपको क्वेरी है वो आप क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? और फिर एक बार लास्ट टाइम, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिल सके। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।